अलास्का हमारा है। रूस आखिरकार अमेरिका के हिस्से पर दावा क्यों ठोक रहा है? क्या अब ये लड़ाई यूक्रेन से आगे निकलकर अमेरिका तक पहुंचेगी? वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश और थाईलैंड पर भारत ने एक्शन क्यों ले लिया है? जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये है अलास्का। ये दरअसल इस वक्त अमेरिका का एक राज्य है। अब यहाँ रूस में हुआ ये है कि रूसी स्पीकर ने ये कह दिया कि अलास्का हमारा है और अब अलास्का लेने का वक्त आ गया है। रूस के स्पीकर, संसद के स्पीकर कह रहे हैं, यानी बात हल्के में नहीं ली जा सकती है। पहले ये कहते हैं ये क्षेत्र हमारा है। एक आध साल तक ऐसा चलता है और फिर अचानक से लड़ाई शुरू हो जाती है। ऐसे में जब ये अलास्का हमारा है कहना शुरू किया स्पीकर ने, तो ये बात सिर्फ उनके संसद तक नहीं रह गई, बल्कि अब जगह जगह पोस्टर लगने लगे जिसमें अलास्का का मैप दिखने लगा और नीचे लिखा हुआ दिखने लगा अलास्का हमारा है। अब अलास्का को आप देखेंगे तो ये अमेरिकी राज्य अलास्का इस वक्त रूस के काफी करीब है। लेकिन अचानक से रूस ने ऐसा क्यों किया? रूस ऐसा क्यों कहने लगा कि अलास्का हमारा है? दरअसल रूस का कोई बड़ा अधिकारी तो नहीं, लेकिन स्पीकर और कुछ रूसी लोगों ने इसके समर्थन में आना शुरू कर दिया है। तो दरअसल अलास्का था रूस का ही, ये रूस से पहुंच गया अमेरिका के हाथों में। आखिर कैसे? तो बात 1867 की है, जब $7 मिलियन में, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी, रूस ने अलास्का को बेच दिया था अमेरिका को, और अमेरिका ने भी अलास्का को खरीद लिया था। अलास्का को जब खरीदा था तब मुश्किल से अलास्का के एरिया में 15 लोग रहते होंगे, और ये 15 लोग वो इग्लू वगैरह बनाकर, इतनी ठंड पड़ती है वहाँ कि सामान्य जनजीवन मुश्किल था। जब अलास्का खरीदा था अमेरिका ने, तब अमेरिका में बवाल मचा था कि अलास्का में ऐसा है क्या जो इतना महंगा दाम देकर अलास्का को खरीदा गया, वो भी रूस से। फिर बाद में धीरे धीरे ये राज्य बन गया अमेरिका का, और अमेरिका ने यहाँ धीरे धीरे पॉपुलेशन बसाना शुरू कर दिया। इसको थोड़ा विकास के रास्ते पर ले गए, इसे थोड़ा मॉडिफाई करने लगा, सब कुछ यहाँ पर थोड़ा ठीक होने लगा। अब टर्निंग पॉइंट कहाँ आया? आखिर अचानक से रूस क्यों बोल पड़ा है अलास्का हमारा है? क्या नजदीक है इसलिए बोल दिया? तो टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आया कि अलास्का में तेल, गैस और खनिज के अथाह भंडार मिल गए हैं। एक इतना बड़ा भंडार जिसकी जरूरत अमेरिका को थी। अब जैसे ही ये भंडार मिल गए हैं, यहाँ पॉपुलेशन भी बसने लगी है, लोग जनसंख्या बसने लगा है, परिवहन का साधन होने लगा है, तो अब रूस को ये बात अखरने लगा है। अब रूस को ऐसा लग रहा है कि अरे ये इलाका तो हमारा था, हमने दे दिया, हम तो यहाँ पर लॉस में चले गए। तब ये स्पीकर वगैरह इस तरह की बातें निकाल रहे हैं। अब ये तो एक तरफा हुआ कि हाँ स्पीकर ने कहा, लेकिन स्पीकर के कहने के बाद गलियों में, सड़कों में पोस्टर लगने लगे। कहीं ये रूसी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है? दरअसल अब रूस एक तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका के ऊपर दबाव बना रहा है कि बहुत ज्यादा उछलो मत, अब अलास्का की तरफ भी हम बढ़ेंगे, यानी यूक्रेन और क्रीमिया नहीं, अब तुम भी थोड़ा अपने विषय में सोच लो। अब एक प्रश्न रह जाता है कि आखिरकार रूस ने बेचा क्यों अपनी जमीन अमेरिका को? तो इससे भी जान लीजिए। उस वक्त 1867 में रूस ने एक लड़ाई लड़ी थी क्रीमिया के आसपास के क्षेत्र में, और ये लड़ाई में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था रूस को, और रूस को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत। ऐसे में रूस को लगा कि उसकी जमीन का एक हिस्सा अगर चला जाता है और पैसे आ जाते हैं तो बेहतर होगा, और इसी क्रम में अलास्का को बेच दिया था अमेरिका को रूस ने। खैर, अमेरिका में ये कहा जा रहा है कि ये सब तो बकवास है, ये बोलने की बात नहीं है उसके इस दावे को। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के ऊपर तो भारत का गुस्सा फूटा ही, इस बार एक और देश थाईलैंड के ऊपर भी भारत का गुस्सा फूट गया है। बात क्या है? कहा यह जा रहा है एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है चीन का, और इस गेम में कहीं न कहीं कुछ देश हैं जो हिस्सेदार बन रहे हैं। हो क्या रहा है? भारत अपने पड़ोसियों से, कुछ ऐसे देश हैं, कुछ बाहरी देश भी हैं, जिनके साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा है, जिसे कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में लग नहीं रहा है टैरिफ उन देशों को। जब टैक्स नहीं लग रहा है तो उन्हें
उन्हें पूरी छूट मिल रही है भारत में कुछ बेचने का, भारत को भी पूरी छूट मिल रही है इन देशों में कुछ बेचने का। यहाँ बांग्लादेश पहले भारत में जूट सप्लाई करने लगा और जूट कम कीमत पर बिल्कुल डंप करने लगा भारत के अंदर। अब भारत के अंदर जो जूट व्यवसायी है, जूट की फैक्ट्रियां हैं, वो तबाह होने लगी, वो बंदी के कगार पर आने लगी। अगर किसी फैक्ट्री का माल खरीदेगा ही कोई नहीं तो फैक्ट्री को कितना दिन तक जिंदा रखा जाएगा? वो फैक्ट्री हो जाएगी बंद। अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो कल को जूट के लिए पूरी तरीके से बांग्लादेश पे निर्भर है। बांग्लादेश अगर जूट रोक देता है तो हमारी अर्थव्यवस्था सीधे सीधे प्रभावित होगी। यही वजह है कि भारत ने फट से जूट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। अब जूट के बाद कुछ खबरें आने लगी। दरअसल ग्लास उद्योग से खबर आने लगा, जो ये शीशा वगैरह बनते हैं। फ्लोट ग्लास जो होता है वो सोलर पैनल और इमारतों में भी लगाने के काम आता है। भारत सोलर क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे में फ्लोट ग्लास का मार्केट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत के गुजरात में कई सारी कंपनियां भी खुल गई और इन कंपनियों ने इस बिजनेस को काफी अच्छा बढ़ा भी दिया। यहाँ तक कि भारत का फ्लोट ग्लास बाहर भी बिकने लगा, अपने देश में भी इस्तेमाल होने लगा। लेकिन अपने देश में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जहाँ तक अपने देश की बात करें तो इस वक्त सोलर उद्योग में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। पर अचानक से ये कंपनियां पहुंची भारत सरकार के पास और इन्होंने DGPR को खास तौर पर खत लिखा और कहा कि बांग्लादेश और थाईलैंड फ्लोट ग्लास जो कि घटिया क्वालिटी के हैं भारत में डंप किए जा रहा है। अब ऐसे में हमारे उद्योग बंद होने के कगार पर हैं, क्योंकि इनके दाम इनके अपने देश से भी ज्यादा कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन्हें लग रहा है कि कहीं चीन का हाथ तो नहीं है। चीन अपने माल को इन देशों के जरिए भारत तो नहीं भेज रहा है। अब इसे देखते हुए भारत सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। ऐसा हो सकता है चीन अपने माल को, चूंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन देशों ने साइन किया है, इनको बेच दिया और इन्होंने भारत में इसे बेच दिया। भारत ने तुरंत इन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। फ्लोट ग्लास और कुछ मटेरियल हैं जिन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है, जिसके बाद एक बार फिर बांग्लादेश की बौखलाहट बढ़ गई है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का ये फैसला सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।